Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and eager to know the next step in DNA recombinant technology. My dear students, लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा. My dear students, आज का जो लेक्चर है मीन्स लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने एक कंप्लीट रिव्यू दिया है प्रीवियस 2 लेक्चर्स का भी और उन सारी की सारी चीज़ों को एक ही लेक्चर में इकट्ठा करके बताया है कि इनफैक्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किन किन उसूलों पर काम करती है. इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की. डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट मंजिलें हैं, राइट. हर एक मंजिल एक छोटा सा क्या है, पिट स्टॉप है. उसके आगे एक हमें नया सफ़र शुरू करना होता है. हम स्टेप बाय स्टेप वो मनाजिल तय करते चले जाते हैं और इवेंचुअली हम उस मकाम पे पहुंच जाते हैं. दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड वी कॉल इट एज एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स. देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में आपस में मिल के कैसे काम करती हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ you know very well to obtain gene of interest, जिसे मैं गोई बोलता रहा हूँ. My dear students, it is a human cell और इस पर्टिकुलर ह्यूमन सेल के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम पे क्या है, कोडेड है. You know, human gene is a very deep sea of what genes. अब उस पर्टिकुलर सी में से एक जीन को तलाश करना ऐसे ही है कि जैसे शायद मेडिटेरियन सी में से टाइटैनिक को ढूंढना होता है. इट इज़ नॉट दैट सिंपल. बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है और हम उस अकल को इस्तेमाल करके क्रोमोसोम से डायरेक्टली भी जीन ऑब्टेन कर लेते हैं. कैसे, डिस्कस करेंगे आपसे बाद में. फिर आपको हरगोबिंद खुराना का वर्क भी याद होगा. आपको याद है कि हम अपनी मर्जी के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के अपना सिंथेटिक डीएनए भी बना सकते हैं. फिर तीसरा वे क्या था कि आप लोग एक ऐसे सेल का इंतखाब करें दैट इज एक्टिवली डूइंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मींस इट इज एक्टिवली एंगेज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो आप क्या करो कि उस पर्टिकुलर सेल में से मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट कर लो और आइसोलेट करने के बाद उसको ट्रीट करो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ. तो आप लोगों के पास cDNA आ जाएगा उस पर्टिकुलर जीन का जिस पे आप काम करना चाह रहे हो. जीन ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं. मेरे वाले केस में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं किस में, इंसुलिन में, बिकॉज आई वांट टू हेल्प द डायबिटिक पेशेंट्स. लेकिन किसी और साइंटिस्ट के लिए ये भी हो सकता है कि वो थैलेसीमिया के जीन पे काम कर रहा हो, तो उसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, थैलेसीमिया का वाइल्ड जीन. एक और साइंटिस्ट मुमकिन काम कर रहा हो सिकल सेल एनीमिया पे, तो उसके लिए सिकल सेल एनीमिया का वाइल्ड जीन मीन्स नॉर्मल जीन का वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा. एक और साइंटिस्ट हार्मोन्स के ऊपर काम करना चाह रहा है, तो फॉर एग्जांपल हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन का जीन जो होगा इट विल जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये कुछ मोटी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं. दुनिया में बेतहाशा डिसऑर्डर्स हैं और हर डिजीज के लिए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहा है कि वो इस पर्टिकुलर दुखी इंसान की तरीके से हेल्प कर सकता हो. हमने बहरहाल किसी भी वे से कोई सा भी जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने ऑब्टेन कर लिया. तो ऑब्टेन करने के बाद क्या होगा, ये पहला स्टेप था कि आपने ह्यूमन सेल से इन 3 वे में से किसी एक तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन कर लिया. ये देखें, ये मैंने डॉट्स शो किए हुए. इधर भी n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, इधर भी n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं. इनके दरमियान भी देखें, मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये ब्लू लाइन लगाई है, यहाँ पे ये ब्लू लाइन लगाई हुई है. इसके दरमियान भी बेसिकली मेरा एक्चुअल जीन है. इस पर्टिकुलर जीन को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन इंटैक्ट. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम जीन के क्या करते हैं, हम डाइजेशन करवाते हैं. किसकी, जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाहर वाले डीएनए की. फिर मैं बता रहा हूं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने इसको इंटैक्ट रखना है. इसके अपस्ट्रीम और इसके डाउनस्ट्रीम जोन्स को मैंने डाइजेस्ट करवाना है बाय मींस ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक एंजाइम
दैट शुड नॉट कैरी आउट द कटिंग ऑफ दिस जीन, वो इस जीन को कट ना कर दे, हमेशा उस जीन के बाहर वाले जोन में कट्स लगाए। आपको पता है कि उस कट लगाने वाली चीज का नाम क्या था? मोलेकुलर सीजर, यानी कि हम लोग उसे नाम देते हैं व्हाट? हम उसे नाम देते हैं एंडोन्यूक्लियस। आपको याद है मैंने बताया था कि जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को फाइंड करते हैं जो दोनों वेज से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं। लुक एट दिस, यू कैन सी एनिमेशन, आपको नजर आ रहा है कि ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो नॉट ओनली वर्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट है, बल्कि हॉरिजॉन्टली भी दूसरे के ऊपर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंटेड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जोन को फाइंड करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, और वो इसे खास स्टाइल में कट करके उसके स्टैगर्ड या स्टिकी एंड्स बना देते हैं। अब ये मेरे पास एक ऐसा जीन बन गया है कि जिसके दोनों एंड्स कैसे हैं, स्टिकी हैं, और इसको मैंने किसी खास एंजाइम से कट किया हुआ है, खास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, और जिसका नाम है फॉर एग्जांपल इस तरफ मैंने इसको डाइजेस्ट किया है बाय मींस ऑफ इको R1, और इस तरफ को मैंने डाइजेस्ट किया हुआ है फॉर एग्जांपल बाय मींस ऑफ HIND3 जीन, HIND3 एंजाइम, सॉरी, राइट। आप लोगों ने ये दोनों यू कैन से मोलेकुलर सीजर्स के नाम अपने माइंड में याद रखने हैं। एक को रखा है मैंने इको R1 और एक को मैंने कहा HIND3। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक तरफ इको R1 से काटा है और दूसरी तरफ मैंने HIND3 से काटा है, तो ये जीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, बहुत रिएक्टिव भी हो गया है। मुझे इस पर्टिकुलर जीन को संभाल के रखना है, बिकॉज याद रखो ये बात मैंने आपसे 3 फिक्रों में कह दी है, इस जीन को ऑब्टेन करना कोई आसान काम नहीं होता। वंस यू हैव ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर जीन, तो उस पर्टिकुलर जीन की हिफाजत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। हमने इस पर्टिकुलर जीन को अपने पास सेव रखना है। अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो ये मेरे लिए बहुत वाइटल है, अगर मैं एक केमिस्ट हूँ तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए इस जीन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन के जीन ऑफ इंटरेस्ट है किस तरह का। फॉर एग्जाम्पल कि मैं डायबिटिक्स की हेल्प करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंसुलिन बनाऊँ, और मैंने एक बहुत बड़ा सेटअप लगा रखा है किसका, इंसुलिन की मैन्युफैक्चरिंग का, तो शायद उस बड़ी सारी मल्टी मिलियन फैक्ट्री में जो सबसे कोर इंपॉर्टेंस की हामिल चीज़ है वो यही इंसुलिन का जीन है। तो हमने इस इंसुलिन के जीन को क्या करना है, सेव रखना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको बांध के रखते हैं, टाई करके रखते हैं, लाइगेट करके रखते हैं into a vector that is called as the cloning vector, राइट। देखेंगे मेरे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, इसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है। क्लोन का मतलब मेरे पास क्या है, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इसके पास क्या है, रेप्लिकेशन का एक मैसेज होता है। आपको याद है मैंने बोला था कि जितने भी मेरे पास वेक्टर्स होते हैं, वो प्लाज्मिड हो या हमारे खुद से सिंथेसाइज्ड वेक्टर हों, ये सारे के सारे एक प्रॉपर्टी रखते हैं कि इनके पास सेल्फ रेप्लिकेशनल एबिलिटी होती है। इसी तो क्लोनिंग वेक्टर है। एंड यू नो क्लोन क्या होता है, एक ऐसा डीएनए जो अपनी मल्टीपल कॉपीज कैसी बनाता है, आइडेंटिकल कॉपीज होती है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉपीज जो आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं, उन्हें हम नाम के देते हैं क्लोन्स, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ डीएनए जो एक दूसरे से 100% मिलते जुलते हैं, उन्हें हम नाम के देते हैं क्लोन। तो ये वेक्टर इस्तेमाल होते हैं जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए बाय मींस ऑफ रेप्लिकेशन। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक था हमारे पास कोडिंग जोन, एक था नॉन कोडिंग जोन, और फिर उसके अंदर एक था हमारे पास रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं रेप्लिकेशन साइट इंसर्ट की हुई है कि जब कभी भी ये घूम के दोबारा वापस आएगा तो आगे लिखा होगा कि एक कॉपी और बना दो। जब भी ये सारे का सारा एप्लीकेशन होने के बाद दोबारा हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे फिर लिखा होगा एक कॉपी और बना दो। तो जब तक ये वाला क्लोनिंग वेक्टर एक सेल के अंदर मौजूद है तो कॉन्स्टेंटली अपनी कॉपी बनाता चला जा रहा है, बिकॉज कि हर साइकिल के बाद लिखा होता है 1 कॉपी मोर, राइट। तो इस तरीके से अपनी कॉपीज बना लेता है। हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर एबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे टू मेक क्लोन्स ऑफ माई जीन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस एंजाइम्स से मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाइजेस्ट किया था, उसी पर्टिकुलर एंजाइम से मैं इस क्लोनिंग वेक्टर को डाइजेस्ट करूंगा। रिजल्ट में क्या होगा, मेरे पास कि इस क्लोनिंग वेक्टर के भी वैसे ही एंड्स बन जाएंगे जिस तरह के मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंड्स थे। तो अब क्या होगा कि जब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, एक ही जगह पे डाल दूंगा और उसमें एंजाइम ऐड कर दूंगा लाइगेज
क्या एंजाइम ऐड कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स? लाइगेज। तो वो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड के डीएनए को आपस में यहां जोड़ देगा, फॉर एग्जांपल पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पर। अगर मैं आपको किसी और तरीके से समझाऊं तो ये समझ लो कि ये बेसिकली एक वेल्डर है जो दो डिफरेंट चीजों को आपस में जोड़ रहा है। तो लाइगेट करना भी ऐसा ही होता है, दो चीजों को आपस में जोड़ना, नॉट लगाना। तो दिस very enzyme that is going to combine two different types of DNAs together and making it you can say new molecule that is called as basically the ligase. अब ये जो मेरे पास एंजाइम है ligase, अगर ये सही काम करेगा तो मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट सेव हो जाएगा इस वेक्टर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे भी सेव कर लूं तो भी ये क्या होगा? मेरे पास जीन सेव हो जाएगा। लेकिन जरूरत किस बात की होती है कि हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएं, और इस पर्पस के लिए ही तो हम लोग ये सारे पापड़ बेल रहे होते हैं। वंस वी हैव गॉट दैट वेरी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लोनिंग वेक्टर, तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं इसको प्रोसीड करना चाहता हूं, दो बातें कही है मैंने कि इस एक पॉइंट के ऊपर मैंने पहला काम क्या किया कि मैंने इनकी मल्टीपल कॉपीज बना के अपने सबसे वाइटल जीन को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर बंद करके सेव कर लिया। दूसरा काम ये है कि इनमें से मैं कुछ वेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता हूं टू कैरी ऑन माय रिसर्च इन यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन। उस पर्पस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर को दोबारा से डाइजेस्ट करना पड़ेगा उसी डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ कि जिससे ये पहले डाइजेस्ट हुए थे, मींस वही इको आर और वही हिंट 3। वंस वी हैव डन दिस थिंग, तो अब मैंने दोबारा से जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लिया है। भाई अगर मैं इसको इस तरह बंद रखूंगा तो ये तो किसी काम नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर को उन्हीं एंजाइम से डाइजेस्ट करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को फर्दर रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना है। राइट, आइए देखते हैं कि हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फर्दर कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको याद होगा हमने प्रीवियस बोर्ड से कैरो इधर भेजा था। दैट इज बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट। इट मे बी वही बात, थैलेसीमिया, इट मे बी इंसुलिन, इट मे बी ग्रोथ हार्मोन, इट मे बी सिकल सेल एनीमिया, इट मे बी अल्कैप्टोनूरिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। तो ये कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। याद रखें, चूंकि मैंने इसको डाइजेस्ट किया है, वही बात है, एक तरफ से इको R1 के साथ और एक तरफ से डाइजेस्ट किया हुआ था मैंने हिंड 3 के साथ, तो यही मेरे पास फिर स्टिकी एंड वाला जीन आ गया है। राइट, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन के लिए रेडी करना है। अगर मुझे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन के लिए रेडी करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा एक एक्सप्रेशन वेक्टर। याद रखो, एक्सप्रेशन वेक्टर प्रोटीन बनवाता है, ट्रांसलेशन करवाता है, लेकिन जो सिंपल क्लोनिंग वेक्टर था उसे सिर्फ और सिर्फ उसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई थी। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अपने क्लोनिंग वेक्टर का कलर क्या रखा था? ब्लू, और इन एक्सप्रेशन वेक्टर का कलर मैंने कैसा रखा है? रेड। राइट, तो आप क्या करोगे कि आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वेक्टर को भी उसी एंजाइम से ट्रीट करोगे जिससे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रीट किया था। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये वाले एंजाइम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को भी किसी खास जगह से ऐसे कट कर देंगे। राइट, कट करने के बाद ये जो सर्कुलर डीएनए था ये एक लीनियर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस लीनियर डीएनए ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर, मैं बार आप लोगों के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। वंस वी हैव गॉट द लीनियर एक्सप्रेशन वेक्टर, डीएनए ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट इन लीनियर फॉर्म, तो फिर हम यहाँ पे क्या डालेंगे? प्लस का साइन और एंजाइम डाल देंगे लाइगेज। आपको पता है लाइगेज क्या था? वेल्डर था, उससे फिर दोबारा जोड़ना था। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, शामिल हो जाएगा इन एक्सप्रेशन वेक्टर। राइट, तो लुक एट दिस, क्या अब ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। राइट, दिस होल थिंग, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन वेक्टर का जीन है जहां पे एक ट्रांसलेशन का मैसेज होना जरूरी है। आपको पता है कि जब मैं डीएनए से डीएनए बनवाता हूं तो प्रोसेस कहलाता था रेप्लिकेशन, और जब मैं डीएनए से आरएनए बनवाता था प्रोसेस कहलाता था ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब मैं डीएनए से प्रोटीन बनाता हूं या आरएनए से प्रोटीन बनाता हूं तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे
प्रोटीन इंड्यूसिंग मैसेज होता है कि तुमने यहाँ पे कहीं से कहीं पे भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समवेयर हियर और समवेयर हियर कहीं भी यहाँ पे हम लोगों ने वो कोड रख दिया होता है जो प्रोटीन स्टार्ट करने का काम करता है। तो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर यही है। फिर नंबर 2 ये है कि ज़रा ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ हैं, तो जितनी ज़्यादा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ बनेगी उतना ही समझ ले कि आप लोगों के पास ज़्यादा इंड्यूसर मैसेज होगा टू कैरी आउट मोर विगरस प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने किया क्या कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वेक्टर के डीएनए को अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया है और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को अब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर टू कंटिन्यू आवर रिसर्च। रिमेंबर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि इस पर्टिकुलर क्या डीएनए से प्रोटीन बनती है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वेक्टर को हमें डालना पड़ेगा इन अ लिविंग बॉडी, बिकॉज कि मेरे पास दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो इस एक्सप्रेशन वेक्टर से प्रोटीन खुद बनवा दे। तो इस पर्पस के लिए मुझे इस प्लाज्मिड को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले प्लाज्मिड को, इस रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर को मुझे डालना पड़ेगा इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारी जो सबसे फेवरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बैक्टीरियम, बिकॉज इसको कल्चर करना बहुत आसान होता है और इसकी मल्टीपल कॉपीज बहुत तेजी से बन जाती हैं। देयरफॉर हम इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इनटू द बैक्टीरियल बॉडी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास वेक्टर। जाहिर है हमने प्रीवियस बोर्ड पे इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे जाहिर है हम उसे छोटा करके दिखाएंगे, बिकॉज के डेफिनेटली एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया तो ये बहुत छोटे होते हैं। लेकिन आपने ज़रा बात को गौर से देखना है और समझना है। ये है मेरे पास एक्सप्रेशन वेक्टर्स प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन प्लाज्मिड्स हैं ये, या रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से। इनके तो 2 रंग हैं, वही काला और रेड। रेड किसका था, डेफिनेटली एक्सप्रेशन वेक्टर का अपना डीएनए, और काला कौन सा, मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए। इनके मिलने से इसका साइज बड़ा हो गया है। बैक्टीरिया की अगर आप लोग सेल वॉल की बात करें तो उसके अंदर होल्स होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये वाले होल्स आप जरा देखें तो ये प्लाज्मिड के साइज से छोटे हैं। जरा गौर से देखें तो नजर आ रहा है कि साइज छोटे हैं और प्लाज्मिड का साइज कैसा है, बड़ा है। इस एक्सप्रेशन वेक्टर का, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का साइज बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे किसी तरीके से इन होल्स को, इन सुराखों को बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं बैक्टीरिया का एक सोल्यूशन बनाता हूं और सोल्यूशन बनाने के बाद मैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स अप्लाई करता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के जरिए से बैक्टीरिया की वॉल के अंदर प्रेजेंट सुराखों को खुला कर दूं तो प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोपोरोसिस, डेवलपमेंट ऑफ पोर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम लोग केमिकल प्रोसेस भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखेंगे। जब हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वॉल के होल्स बड़े हो जाएंगे। नाउ दे आर बिग इनफ टू अलाउ दीज पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर्स टू जॉइन द बैक्टीरियल बॉडी। राइट, लुक एट दिस कि अब ये एक्सप्रेशन वेक्टर्स, recombinant expression vectors, they have joined in the body of what bacterium। तो यहाँ पे अब 3 किस्म का डीएनए हो गया है। जाहिर है एक प्लाज्मिड का डीएनए, एक जाहिर है ह्यूमन जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए और तीसरा बैक्टीरिया का अपना डीएनए। अब हमारे पास अगर ये काम हो जाए कि प्रॉपर सेल वॉल के अंदर पोर्स डेवलप हो जाए और ये वाले एक्सप्रेशन वेक्टर्स उसके अंदर चले जाएं, तो ये वाला बैक्टीरियम कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम। ये मेरे लिए एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। मुझे जल्दी से क्या करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कॉलोनीज में कन्वर्ट करना है, मुझे उसकी कॉलोनीज बनानी है। तो जाहिर है मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इन बैक्टीरिया को दोबारा से एक पैटी प्लेट में न्यूट्रिएंट मीडियम एगर के ऊपर से ग्रो करना पड़ेगा। इसे मैं रखूंगा 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में। तो जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आके देखूंगा तो यहाँ पर बहुत सी बैक्टीरियल कॉलोनीज बन चुकी होंगी। ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी, अगर आप रिसर्चर हैं तो भी, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो भी, तो आपने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की
बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बिकॉज कि अब ये आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दिखते हैं वीडियोस में, वो बड़ी सिंपल सी बात होती है, लेकिन रियल केस में एक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म करना यूजर जीन यू कैन से मैनिपुलेशन, इट इज़ नॉट दैट इजी टास्क। तो इसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिहाजा हम लोग क्या करते हैं कि हम इसकी क्लोनिंग कर लेते हैं। यू नो वेरी वेल कि क्लोन्स आर बेसिकली आइडेंटिकल इन द टर्म्स ऑफ देयर डीएनए। तो जैसा डीएनए इसका होगा वो तमाम कॉलोनीज के अंदर भी वैसा ही डीएनए होगा। अब हम करेंगे क्या कि हम इस पर्टिकुलर कॉलोनी में से कुछ बैक्टीरिया लेंगे और कुछ बैक्टीरिया लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि वेदर इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो अब क्या करेंगे कि हम उसमें से दोबारा आइसोलेट करेंगे प्लाज्मिड। क्या आइसोलेट करेंगे हम लोग? प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे और फिर उन पर्टिकुलर प्लाज्मिड को हम लोग डाइजेस्ट करेंगे सेम एंजाइम के साथ, ठीक है, और डाइजेशन विद सेम एंजाइम, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर उसी बेस पेयर्स का या किलो बेस पेयर्स का क्या प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। अगर उसके अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा तो फिर ये कंफर्मेशन बात है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है। फिर हम लोग इस ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म को कहाँ डाल देंगे? एक्सप्रेशन लेने के लिए फर्मेंटर में डाल देंगे। और वो जो फर्मेंटर है मेरे पास इज बेसिकली अ डिवाइस। लुक एट दिस वेरी यू कैन से इमेज, आपको नजर आ रहा है। फर्मेंटर एक ऐसा डिवाइस है बेसिकली कि जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया को। इट इज वेरी मच रिच इन न्यूट्रिएंट्स और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है समथिंग लाइक ऑक्सीजन and partial pressure of you can say oxygen, temperature, pH, everything we can make you can say adjustments to provide optimum conditions for the growth of this particular transformed bacteria. अब ये फर्मेंटर में रहेंगे बड़े मज़े के साथ बिकॉज कि हमने उनकी बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन प्रोवाइड की हुई हैं। और ये क्या करेंगे कि जहाँ ये अपनी चीज़ बनाएंगे साथ ये मेरी चीज़ भी बना देंगे। मीन्स से आई वॉन्ट टू मेक इंसुलिन, तो क्या करेंगे कि लुक एट दिस के फर्मेंटर के साइड पे जो बैक्टीरिया हैं वो सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? इंसुलिन। या फिर वो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी हम क्या करेंगे कि फर्मेंटर की बेस पे देखिए हम लोगों ने एक आउटलेट लगाई हुई है। आफ्टर सर्टेन टाइम जब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया इससे ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज फूड इज गेटिंग स्कार्स यू कैन से एवरी पासिंग मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर फर्मेंटर को फिल कर देंगे मजीद किसके साथ? फूड के साथ। और बाकी जो यू कैन से होगा पहले वाला फर्मेंटर के अंदर मटेरियल उसे हम ड्रेन आउट कर लेंगे और ड्रेन आउट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम उसे प्योरीफाई करेंगे। इस पर्पस के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है डेफिनेटली एक केमिस्ट की, बिकॉज कि चीज़ों को प्योरीफाई करना, आइसोलेट करना ज़ाहिर है हमारी जॉब नहीं है। हमारी जॉब तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनवा के देना था। तो केमिस्ट आएंगे, वो इसको डेफिनेटली आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और प्योरीफाई करने के बाद उसे वायल्स में डालने के बाद मार्केट कर देंगे। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी की? जीन थेरेपी की, तो फिर डेफिनेटली हम लोग इन पर्टिकुलर जीन्स को लेंगे और फिर हम इसे, आपको याद होगा हमने एक हैक बोला था, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लेंगे और उस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर भी इसको इंसर्ट करेंगे और इसे ह्यूमन के पास भेजेंगे टू कैरी आउट द सम सॉर्ट ऑफ जीन थेरेपी। देखते हैं कि ये वाला काम इसके अलावा किसी और मेथड से हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए मूव करना पड़ेगा लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लें और उसे किसी तरीके से किसी बैक्टीरिया की बॉडी तक पहुंचा दें, राइट? तो इस पर्पस के लिए हमें क्या करना है? हमें एक वायरस लेना है। यू नो वेरी वेल कि वो वाले वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं हम उन्हें नाम देते हैं फेज वायरसेस। तो आप यहाँ पे फेज वायरस ले सकते हो या लैम्डा वायरस ले सकते हो, वट एवर यू वांट टू टेक, ठीक है? लैम्डा वायरस ले सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने इस वायरस में से निकालना है इसका डीएनए। वेरी सिंपल, यू नो कि देयर कोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप प्रोटीन कोट को वहां से निकाल दोगे तो बाकी बचेगा आपके पास डीएनए। फिर आपके पास दूसरी क्या चीज है? यू ऑलरेडी हैव फॉरेन जीन मींस जीन ऑफ इंटरेस्ट विद यू। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग इसको ट्रीट करोगे लाइगेज के साथ, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वायरल डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
और इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वी हैव टू टाइप्स ऑफ डीएनएस, वायरल डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ reintroduce that particular recombinant DNA in the viral capsid. जब आप उसमें डाल देंगे तो अब ये एक genetically modified virus बन गया है, GMV बन गया है. So this particular genetically modified virus, now we will ask this particular virus to go and infect the bacteria. Steps आपको पता है कैसे वो लैंड करता है, लॉन्च करता है, कैसे वो डीएनए को इंसर्ट करता है. तो जाहिर है ये वाला जो डीएनए, ये जो वायरस है, ये अपना डीएनए इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट कर देगा और इंसर्ट करने के बाद क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इसमें कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है कि दो किस्म के रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं. उनमें से एक को बोलते हैं यू नो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली लाइफोजेनिक लाइफ साइकिल. अदर इज कॉल्ड एज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप. और जब मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होगी मेरे पास, तो ये पर्टिकुलर वायरल डीएनए विल बिकम द मास्टर and bacterial machinery will become its slave, and in return this bacterial machinery will make everything just for viruses. Now we have multiple viruses, and these particular viruses then they can be used anywhere, you can say in for example treatment of human being or whatever the case may be. तो लेकिन बहाल काम बात सिर्फ ये है कि इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से भी उस पर्टिकुलर जीन की मल्टीपल कॉपीज बना ली. फिर ये भी हो सकता है कि हम इस पर्टिकुलर कॉपी एक्सप्रेशन नजर आना चाहिए था मुझे, तो वो मुझे ज़ाहिर है वायरसेस के बनने की फॉर्म में भी नजर आ चुका है. तो ये थी हमारे पास डिस्कशन रिगार्डिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. आई होप कि आपको सारी की सारी बातें एक ही बोर्ड के ऊपर देखने के बाद इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प होगी. मैं फिर आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ. 2-3 स्टेप्स बड़े क्रूशल हैं, बहुत वाइटल हैं. पहला ये कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट गेन करना है. वंस वी हैव गॉट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेव करें. सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट. जितने ज़्यादा आपके पास क्लोनिंग वेक्टर पड़े हुए होंगे उतना ही ज़्यादा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास प्रिजर्व्ड होगा. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं और हम उस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर को कट करके अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालते हैं और उसे एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल देते हैं. अगर सक्सेसफुल हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाती है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की और एक्सप्रेशन वेक्टर के डीएनए की, तो अब ये वाला एक्सप्रेशन डीएनए भी मेरी उतना ही अहम है जितना कि मेरे पास क्लोनिंग वेक्टर वाला डीएनए अहम था. इसको भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ सेव करना है, बिकॉज कि इसको बताना भी बहुत मुश्किल काम होता है. वंस वी हैव गॉट द सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं टू हैव द एक्सप्रेशन. लास्ट बात ये होती है कि क्या हमारा जीन हमारा चीज़ बन रहा है कि नहीं, तो उसको देखने के हमारे पास मुख्तलिफ क्या है तरीके हैं. उन पर्टिकुलर मेथड्स को हम स्टडी करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में. टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स. हमेशा बोलता हूँ जब भी नमाज पढ़ेगी दुआ कीजिएगा और दुआ में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा. आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़.